हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी 66वीं मुख्य परीक्षा के लिए जीएस पेपर 1 सेक्शन 1 के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है जीएस पेपर 1 सेक्शन 1 के अंतर्गत इंडियन हिस्ट्री के तहत आज हम लोग मौर्य कला टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मौर्य कला 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, सबसे पहले इसे देखते हैं। तो अगर विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का अवलोकन किया जाए तो 64वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम के दौरान, इससे पूर्व 60 से 62वीं के दौरान, इससे पूर्व 53 से 55वीं बीपीएससी के दौरान मौर्य कला टॉपिक से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो प्रत्येक एक वर्ष की गैप करने के बाद जो भी एग्ज़ाम मेंस का हो रहा है तो उसमें मौर्य कला से संबंधित टॉपिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यह प्रबल संभावना है क्योंकि 64वीं बीपीएससी में प्रश्न आया है, उसके बाद 65वीं बीपीएससी के दौरान मौर्य कला से संबंधित प्रश्न नहीं रहे हैं। तो इस बार अधिक संभावना है कि मौर्य कला से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं। अगर मौर्य कला से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें मौर्य कला की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसका बिहार में क्या प्रभाव पड़ा है और मौर्य कला का बौद्ध धर्म से संबंध, ये तीन डायनेमिक्स में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए मौर्य कला पर डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। अगर बिहार में मौर्य कला को देखा जाए तो मौर्य कला भारत में भारतीय कला के प्रारंभ का समय माना जाता है। इससे पूर्व भी कला प्रचलित थे, लेकिन उस समय के जो इसके पहले के जो कलात्मक कार्य किए जाते थे वे या तो कागज़ पर किए जाते थे, लकड़ी पर किए जाते थे, मिट्टी पर किए जाते थे। तो इसके कारण इसके अवशेष अब नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो चूँकि मौर्य कला के दौरान जो उस समय चित्रकारी की गई थी, पेंटिंग की गई थी, वे पत्थर पर किए गए थे। ठीक है, इसीलिए इसके अवशेष देखने को मिलते हैं। लेकिन मौर्य कला से पूर्व के कला को अगर देखा जाए तो उस समय के अवशेष नहीं मिलते हैं क्योंकि वे कागज़, लकड़ी, मिट्टी पर बने होते थे, इसीलिए वे नष्ट हो गए हैं। ठीक है, तो भारतीय कला के प्रारंभ का समय इसीलिए माना जाता है क्योंकि मौर्य कला के समय से कला के अवशेष भारत में मौजूद हैं, क्योंकि वे पत्थर पर सारे पेंटिंग बनाई जाती थी, पत्थर पर कलात्मक क्रियाएं की जाती थी। ठीक है, इससे पहले भी विद्यमान थे, कला के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे थे, लेकिन चूंकि उसके अवशेष नहीं मिलते हैं इसीलिए भारतीय कला के प्रारंभ का समय मौर्य कला को माना जाता है। तो यह था इंट्रोडक्शन। अगर मौर्य कला के दौरान, मौर्य काल में, चूँकि मौर्य कला का विकास मौर्य काल के दौरान हुआ है, तो प्रमुख शासकों को देखा जाए तो 3 महत्वपूर्ण शासक हुए हैं जिनका इस कला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिनमें पहले हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं। अगर इनकी अवधि को देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 से लेकर 298 बीसी तक इन्होंने शासन किया है। वहीं बिंदुसार को देखा जाए तो 298 से लेकर इन्होंने 269 बीसी तक शासन किया है। और अशोक को देखा जाए तो 269 बीसी से लेकर इन्होंने 269 बीसी में इन्होंने राजगद्दी संभाली थी। ठीक है, तो ये 3 मुख्य शासक हैं जिनका मौर्य कला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रहा है और मौर्य कला इनके दौरान, इनके शासनकाल में काफ़ी ज़्यादा फली फूली है। ठीक है, ये मौर्य काल के प्रमुख शासक हुए। अब देखते हैं कि मौर्य कला की क्या क्या विशेषताएं हैं, मौर्य कला में किस प्रकार के चित्रण किए जाते थे। तो मौर्य कला को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, जिनमें पहला भाग है राजकीय या दरबारी कला। दरबारी कला का मतलब राज दरबार में जो कला विकसित थी वह दरबारी कला थी, जिसका राजकीय प्रयोग किया जाता था। दूसरा है मूर्ति कला या लोक कला। राज दरबार से बाहर, है ना, ये राज दरबार में विकसित हुई राजकीय या दरबारी कला। और लोक कला या मूर्ति कला राज दरबार के बाहर जनसाधारण में प्रचलित थी। लोक कला या मूर्ति कला जनता के बीच प्रचलित थी, जनसाधारण के बीच यह प्रचलित थी। ठीक है, तो ये दोनों कला को हम विस्तृत रूप से यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पहला है राजकीय या दरबारी कला। अगर राजकीय या दरबारी कला को देखा जाए तो इसका सर्वोत्तम उदाहरण है वह चंद्रगुप्त मौर्य का कुम्भरार स्थित राजा प्रसाद का महल है। यह कहाँ पर स्थित है? तो कुम्भरार आप पाटलिपुत्रा में स्थित है। ठीक है, यह पाटलिपुत्रा में स्थित है, यानी कि पाटलिपुत्रा स्थित
कुम्भरार के अंतर्गत राजा प्रसाद का महल राजकीय या दरबारी कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें 84 पाषाण स्तंभ थे। पाषाण स्तंभ का मतलब होता है पत्थर के स्तंभ थे, यानी कि 84 खंभे बने हुए थे। एक विशाल महल है। आप समझ सकते हैं कि अगर 84 खंभा वाला मकान हो तो किस प्रकार का हो सकता है। तो एक विशाल मकान था ये। इसकी लंबाई चौड़ाई अगर देखा जाए तो 140 फीट इंटू 120 फीट, यानी कि 140 फीट इसकी लंबाई है और 120 फीट इसकी चौड़ाई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 140 फीट लंबा, 120 फीट चौड़ा और 84 खंभे वाला मकान जो था वह राजा प्रसाद का महल, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान निर्मित किया गया था। इसकी विशालता को देखकर ही, इसकी भव्यता को देखकर ही फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान भारत आया था, एक विदेशी यात्री था, और इसीलिए इसने राजा प्रसाद के महल की विशालता को देखकर इसे देव निर्मित महल बताया। और उसने कहा कि कोई देवता ही इतनी विशाल महल का निर्माण कर सकता है, तो इसने इसे देव निर्मित महल की संज्ञा दी है। तो यह है राजकीय या दरबारी कला। इसका एक ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दरबारी कला में 4 प्रकार के चित्रण होते थे। इसे 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, जिनमें पहला है वह है स्तंभ, यानी यह राजकीय कला के अंतर्गत इसे 4 भागों में बांटा गया है राजकीय या दरबारी कला को, जिसमें पहला है स्तंभ। स्तंभ को देखा जाए तो यह मौर्यकालीन जो कला है उसके महत्वपूर्ण उदाहरण है स्तंभ। स्तंभों की संख्या वर्तमान समय में 30 से 40 है। उस समय जो भी स्तंभ जारी किए गए हैं वे कुल मिलाकर 30 से 40 हैं। स्तंभ 2 प्रकार के स्तंभ थे। पहला स्तंभ जो था वे सादा स्तंभ था, जैसे रामपुरवा और बसाढ़ का जो स्तंभ है वह सादे स्तंभ है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, यह रामपुरवा का स्तंभ है यहाँ पर, ठीक है। तो सादे रंग में यहाँ पर दिख रहा है, यह रामपुरवा का है, तो यह सादे स्तंभ था। और दूसरा वैसे स्तंभ थे जिस पर लिपियाँ खुदी होती थी, यानी कि वे स्तंभ लिपि युक्त होते थे, ठीक है। इनकी अगर विशेषता को देखा जाए तो स्तंभ के कई विशेषता थे। जैसे यह जो स्तंभ थे इस समय के वे चमकदार होते थे, लंबे होते थे, सुडौल और एकास्मक होते थे, ठीक है। इन पर पॉलिश किया हुआ होता था। एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि मौर्यकालीन जो स्तंभ थे वे पॉलिश्ड होते थे तथा संकरे होते थे। संकरा कहने का मतलब कि नीचे से ऊपर जाता, जिस प्रकार नीचे से ऊपर जाएगा संकरा होता जाएगा, इस प्रकार ऊपर का जो इनका गैप होगा वह कम होगा, यानी कि नीचे चौड़ा होगा, लेकिन जैसे जैसे यह ऊपर की ओर जाएगा वह चौड़ाई घटते जाएगी और ऊपर की ओर वह संकरे होते जाएगी। इस तरह का उस समय स्तंभ होते थे। वहीं शीर्ष पर पशु की आकृति बनी होती थी, और जो पशु की आकृति होती थी उनमें मुख्यतः भारतीय पशु शामिल होते थे, जैसे हाथी, बैल, सांड, ये सब जो भारतीय पशु थे वे स्तंभ में शामिल किए जाते थे। तो यह मौर्यकालीन स्तंभ की महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि चूंकि सबसे ज़्यादा संख्या में स्तंभ जो है वह अशोक के समय में बनाया गया था, तो कुछ इतिहासकार, जैसे मुख्यतः आप मार्शल का एग्जाम्पल लीजिए या फिर पर्सी ब्राउन का, तो उन्होंने कहा है कि जो मौर्यकालीन स्तंभ हैं वे विदेशी दूसरे देशों में जो स्तंभ बनाए गए हैं उनसे प्रभावित हैं। लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने कहा है कि नहीं, अब विदेशी स्तंभ और भारत के जो स्तंभ जो मौर्य काल के दौरान विकसित हुए उनमें कुछ अंतर हैं। जैसे यहाँ पर मौर्य काल के दौरान जो शीर्ष पर पशु की आकृति बनाई जाती थी वे भारतीय पशु हैं, ठीक है, जैसे बैल, हाथी, ये सब भारतीय पशु को शामिल किया गया है। तो विदेशी स्तंभ और भारतीय शासकों के द्वारा निर्मित स्तंभ में कई अंतर हैं। जैसे हमने यहाँ बताया कि अशोक का जो स्तंभ है वह यहाँ पर संकरा होता जाता है, जैसे जैसे नीचे से ऊपर की ओर जाएगा यह संकरा होते जाएगा। लेकिन ईरान का जो स्तंभ है या फिर दूसरे देशों का स्तंभ है वह नालीदार बना होता है। यहाँ के जो स्तंभ हैं वे पॉलिश्ड होते हैं। तो ये विदेशी स्तंभों से यहाँ पर कंपेरिजन किया जाए तो कहा जा सकता है कि भारत में मौर्य काल के दौरान जो स्तंभ बनाए गए थे वे स्वदेशी शिल्पकारों के मेहनत, स्वदेशी शिल्पियों के कौशल और श्रम का परिणाम है। तो यह दरबारी कला के अंतर्गत पहला है स्तंभ। अब दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा है स्तूप।
स्तूप जो है वह ईंट या पत्थर के बने ठोस गुंबद होते थे। ईंट या पत्थर या फिर आप कह सकते हैं इसे प्रस्तर। तो ईंट या पत्थर के बने ठोस गुंबद होते थे। इनका निर्माण जो है मुख्यतः जैन और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी उस समय होते थे वे स्मारक स्वरूप इसका निर्माण करते थे। जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी चाहे वह कोई शासक भी हो सकता है, जैसे अशोक शासक जो था मौर्य काल के दौरान, यह मुख्यतः बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो इसीलिए इसने स्मारक स्वरूप सांची का स्तूप बनाया, भरहुत का स्तूप बनाया, बोधगया में इसने स्तूप का निर्माण किया है। तो जो तत्कालीन समय में जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए, उन्होंने स्मारक स्वरूप कई स्तूपों का निर्माण कराया। तो यह चूंकि उस समय शासक जो थे वे शासकों के द्वारा ऐसे स्तूप का निर्माण कराए जाते थे, इसीलिए यह राजकीय या दरबारी कला के अंतर्गत स्तूप एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगर तीसरे पॉइंट को देखा जाए तीसरा पॉइंट को देखा जाए तो वह है पाषाण वेदिका। ठीक है, पहला हो गया स्तंभ, दूसरा हो गया स्तूप, तीसरा हो गया पाषाण वेदिका और चौथा है गुहा विहार। पाषाण वेदिका जो है तो उस समय जितने भी मौर्यकालीन स्तूप बने होते थे वे वेदिकाओं से घिरे होते थे। ठीक है, उनके चारों तरफ वेदिका होता था और उससे घिरे होते थे। इनमें से कुछ के अवशेष मिले हैं, जैसे कि बोधगया और सारनाथ से अशोक के समय के बनाए गए वेदिका के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगर पाटलिपुत्रा की बात किया जाए तो पाटलिपुत्रा में भी जब खुदाई की गई थी तो 3 वेदिकाओं के यहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो पाषाण वेदिका है वह स्तंभ के चारों तरफ लगाए जाते थे। अशोक के समय में वेदिकाओं का निर्माण किया गया था, जिसके अवशेष बोधगया और सारनाथ से प्राप्त हुए हैं, तथा पाटलिपुत्रा में भी खुदाई के दौरान इस प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और इस समय की जो पाषाण वेदिका थी उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वह थी कि वह चमकीली पॉलिश्ड होते थे, चमकीली होते थे और उन पर पॉलिश्ड किया हुआ होता था। यह पाषाण वेदिका की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगला है गुहा विहार, यानी कि राजकीय या दरबारी कला के अंतर्गत चौथी विशेषता है गुहा विहार। गुहा विहार का मतलब हो गया कि पत्थर को काटकर बनाई गई पाषाणी गुफा गुहा विहार कहलाती है। यह गुहा विहार जो है वह मौर्य काल के दौरान एक काफ़ी ज़्यादा एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। बौद्ध अजीबक को रहने के लिए आप अक्सर पढ़ते होंगे कि अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने भी कई सारे गुहा विहार का निर्माण कराया था। जैसे अशोक ने सुदामा, विश्व झोपड़ी, लोमस ऋषि, कर्ण चौपर, इसके द्वारा बनाए गए 4 जो है गुहा विहार वह प्रमुख हैं। इसे पत्थरों को काटकर बनाया गया है। गया की बराबर पहाड़ियों में भी अशोक के द्वारा निर्मित की गई पाषाणी गुफा देखने को मिलती है। ठीक है, तो अशोक ने मुख्यतः इन 4 प्रकार का सुदामा, विश्व झोपड़ी, लोमस ऋषि और कर्ण चौपर, इस 4 प्रकार के गुहा विहार का निर्माण कराया है, पाषाणी गुफा का निर्माण कराया है। वहीं अशोक के पौत्र अगर दशरथ की बात करें तो दशरथ के द्वारा बनाए गए 3 पाषाणी गुफा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनमें पहला है बद्धिका, दूसरा है बड़थिका और तीसरा है गोपिका। तो दशरथ के द्वारा बनाए गए 3 पाषाणी गुफा या फिर गुहा विहार और अशोक के द्वारा बनाए गए 4 पाषाणी गुफा या गुहा विहार यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो मौर्य कला को हमने 2 भागों में डिवाइड किया। और पहला जो हमने डिस्कस किया कि जो राज्य दरबार में विकसित कला थी, दरबारियों के द्वारा जो कला का विकास किया गया उसे राजकीय कला या फिर दरबारी कला के नाम से जाना जाता है। और इसे हमने 4 भागों में बांटा, जिनमें पहला भाग था स्तंभ, दूसरा भाग था स्तूप, तीसरा था पाषाण वेदिका और चौथा था गुहा विहार। यानी कि हमने राजकीय कला को डिस्कस कर लिया। अब मौर्य कला के अंतर्गत जो दूसरी कला का विकास हुआ है उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में हमने चित्र को यहाँ पर दर्शाया है, यह अशोक के द्वारा निर्मित किया गया पाषाणी गुफा या गुहा विहार है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी भव्यता का आप अंदाजा लगा सकते हैं। उस समय पर्वतों को काटकर इस तरह के गुफा का निर्माण कराया जाता था, मुख्यतः आजीविकों के रहने के लिए या फिर जो भी बौद्ध भिक्षुक हो गए है ना, तो उनकी निवास के लिए इस तरह के गुफा का निर्माण किया जाता था पत्थरों को काटकर। तो इसे आप देख सकते हैं।
मौर्य कला के अंतर्गत जो दूसरी कला थी, राजकला या दरबारी कला के अलावा दूसरी कला जो थी वह है लोक कला या मूर्ति कला। हमने बताया कि राज दरबार में विकसित कला राजकीय कला या दरबारी कला के नाम से जानी जाती है, वहीं राज दरबार से जो बाहर विकसित कला थी वह लोक कला या मूर्ति कला के नाम से जानी जाती है। राज दरबार से बाहर विकसित कला है ये। लोक कला या मूर्ति कला की अगर बात किया जाए तो इसके कई सारे एग्जाम्पल जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे यक्ष याक्षिणी की प्रतिमा। यक्ष याक्षिणी की प्रतिमा हो गई, दीदारगंज की चमार गृहिणी यक्षिणी की प्रतिमा, ये यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में दर्शाया है। आप इसे देख सकते हैं कि यह मौर्य कला के दौरान इसका विकास किया गया है और इसमें शरीर के अग्रभाग की प्रस्तुति पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। आप यहाँ पर देखिए, ये यक्षिणी की यहाँ पर प्रतिमा बनाई गई है और इसमें शरीर के अग्रभाग को, चाहे वह यक्ष की प्रतिमा बनाई जाए वह या फिर यक्षिणी की प्रतिमा बनाई जाए, तो इसमें मुख्यतः शरीर के अग्रभाग को काफ़ी ज़्यादा सुसज्जित, काफ़ी ज़्यादा सुंदर तरीके से इसे दर्शाया जाता था। इसके अलावा देखा जाए तो इसके अवशेष अगर देखने को मिलते हैं तो धौला की पहाड़ी जो है वह उड़ीसा में स्थित है। तो धौला की पहाड़ी पर चट्टान को काटकर बनाई गई हाथी की आकृति तत्कालीन समय की मूर्ति कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, उड़ीसा में पत्थर को काटकर एक हाथी की मूर्ति बनाई गई थी धौला की पहाड़ी पर, तो वह लोक कला का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगर लोक कला या मूर्ति कला की विशेषता को देखा जाए तो इस समय के जो मूर्ति बनाए जाते थे वे बालुका पत्थर के द्वारा निर्मित किए जाते थे, सभी बलुआ पत्थर के द्वारा निर्मित होते थे। ठीक है, और इनके शरीर पर वस्त्र और आभूषण अत्यंत मनोहर होते थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यक्षिणी की प्रतिमा को भी आप देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन पर आभूषण का प्रयोग किया जाता था, वस्त्र को काफ़ी अच्छे तरीके से सुसज्जित कराया जाता था। इसके अलावा ये जो मूर्तियां हैं वे चमकीली पॉलिश होते थे। ठीक है, और इस शरीर के अग्रभाग पर विशेष ध्यान दिया जाता था, यह हमने डिस्कस किया। तो मौर्य कला के दौरान अगर देखा जाए तो मौर्य कला में मुख्यतः दो कलाएं का वर्णन किया गया है, एक राजकीय या दरबारी कला और दूसरा है लोक कला या मूर्ति कला। एक कला जो कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि राजकीय कला और लोक कला या मूर्ति कला में क्या अंतर है, तो आप अच्छे तरीके से इसे समझ लीजिए कि राज दरबार में या फिर शासकों के द्वारा, राज दरबारियों के द्वारा विकसित कला राजकीय कला या दरबारी कला है, वहीं राजकीय कला से बाहर, राज दरबार से बाहर जो विकसित कला है वह लोक कला या मूर्ति कला के नाम से जानी जाती है। तो यह था मौर्य कला के बारे में एक संक्षिप्त, हमने इस पर विश्लेषणात्मक चर्चा किया है। मौर्य कला के हमने विशेषता को देखा है और अशोक के द्वारा निर्मित स्तंभ और विदेशी प्रभाव पर भी हमने संक्षिप्त में डिस्कशन किया है। तो यह मौर्य कला का जो टॉपिक है वह 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 1 सेक्शन 1 यानी कि भारतीय इतिहास कला एवं संस्कृति के अंतर्गत 66वीं मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न है। इसे आप लोग अच्छे से डिस्कस कर लीजिए। नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को आप लोग क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप का आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मौर्य कला से संबंधित स्टडी मटेरियल्स और इसका पीपीटी आपको सेंड कर दिया जाएगा, जो कि एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन में काम आएगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।